नमस्कार, स्वागत आपका रेडा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर और महेंद्रगढ़ शहर में ही। और हमारे साथ कुछ ऐसे सामाजिक लोग, बुद्धिजीवी लोग और जो है उम्रदराज लोग मौजूद हैं जिनकी उम्र ऐसी है कि घर बैठकर आराम करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या इनको लगा, क्या ऐसे कारण रहे कि इनको एनजीओ बनाना पड़ा और एनजीओ बनाकर सड़क पर उतरना पड़ा और उसके बाद सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। सीधे तौर पर कहें तो आज ऐसे लोगों से आपको मिलवाने वाले हैं जो हर मुद्दे के ऊपर, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, भ्रष्ट अधिकारियों को ललकार रहे हैं, चाहे सरकार की बात आती है तो हर मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरने का, सरकार को ललकारने का और साथ ही हर समस्या का सामाजिक स्तर पर समाधान करवाने के कार्यों में जुटे हुए हैं, प्रयासों में जुटे हुए हैं। श्री बाबा भगवान दास जन जागरण वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्यों से मिलवाने वाले हैं कि आखिर क्या इनको जरूरत लगी, क्यों इनको जो है इस उम्र में सड़कों पर उतरना पड़ा, मुद्दे उठाने पड़े और कहीं ना कहीं जो काम सरकार को करना चाहिए, अधिकारियों को करना चाहिए, नेताओं को करना चाहिए, वो काम जो है ये लोग मिलकर कर रहे हैं। और अब जो है इनके ग्रुप से जुड़ने का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। सभी लोगों से बारी बारी बातचीत करेंगे और जो आपको मिलवाते हैं उन लोगों से, उन शख्सियत से जो समाज सुधार के प्रयासों में इस उम्र में भी लगे हुए हैं और अनेक लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। सर, सब बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर ये कौन वो लोग हैं जो लगातार सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभा रहे हैं। मैं सुरेश शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीबीडी जन जागरण वेलफेयर फाउंडेशन महेंद्रगढ़। शर्मा जी, क्यों ऐसा लगा कि हमें ग्रुप बनाना चाहिए, हमें एनजीओ बनाना चाहिए और संस्था बनाकर सामाजिक कार्यों में उतरना चाहिए? अभी ये जो समय चल रहा है ना, वो हमें ये महसूस हुआ कि भाई हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई अफसर बेचारे गरीबों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हमारे ये अपने साथी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, सारे के सारे सामर्थ्य हैं। इन्होंने एक दिन बैठकर विचार बनाया कि भाई जो गरीब लोग हैं या और आम लोगों के साथ भी जो अत्याचार हो रहा है, तो जब तक एक एनजीओ नहीं बनाएंगे, जब तक एक समूह नहीं बनाएंगे, तो हम भ्रष्टाचारी अधिकारी हो, चाहे भ्रष्टाचार मतलब जो जिस प्रकार जो भी है, चाहे कोई नेता हो, उनसे हम जब ही लड़ सकेंगे जब एक समूह बनाएंगे। इसलिए हमें ये समूह बनाने की ज़रूरत पड़ी। सर, सबसे बड़ा सवाल आपने शुरुआत में कहा कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, वेल एजुकेटेड हैं, सामाजिक कार्यों में भागीदारी रखते हैं, सामाजिक स्तर पर जो है उच्च विचार रखते हैं। तो उनमें ऐसे भी लोग होंगे जो खुद भी सरकारी जो है नौकरी कर रहे होंगे, जो अन्य अन्य विभागों में जो है काम कर रहे होंगे। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमारी एनजीओ में वो लोग जुड़े हुए हैं, वो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हमारे साथ हैं जो वास्तव में ही ईमानदार हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं? क्योंकि आपने शुरुआत में बोला है कि सरकारी जो महकमे हैं उनमें भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो क्या आप ये छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हमारे जो सभी सदस्य हैं जो फिलहाल नौकरी कर रहे हैं, पूर्व में नौकरी कर चुके हैं, रिटायरमेंट आ चुके हैं, वो सभी जो है बेहतरीन काम करके आए हैं अपने अपने विभागों में? हाँ, 4-5 आदमी है ना। एक तो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये रिटायर्ड जो है ना, वो पोस्ट मास्टर से रिटायर्ड है और इन्होंने एलएलबी का कोर्स भी किया हुआ है और बहुत कुछ बढ़िया जो है ना, 1-2 और संस्थाओं के भी ये मेंबर जी। एक हमारे ये भाई प्रदीप कौशिक जी हैं, ये कोर्ट में जज के रीडर रहे हुए, जिन्होंने हर मतलब हमेशा ईमानदारी का काम किया है। एक रवि तिवारी हैं हमारे, जो आज गौशाला के प्रेसिडेंट भी हैं और वो सुप्रिटेंडेंट से रिटायर्ड है बीडी ऑफिस में। तो इस तरह के और कई आदमी हैं जो सरकारी नौकरी कर आए हैं, जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, वो हमारे एनजीओ में समर्थन दे रहे जी। और एक हमारे पास जो है ना भाई हैं, इन्होंने इनके कॉलेज हैं, संस्थाएं हैं और ये सारी ज़िंदगी जो है ना लोगों की सेवा करते आए हैं। अपनी संस्थाओं में कभी इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। सुकेश दीवान जी, बिल्कुल। शर्मा जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, लगातार जो है आपका एनजीओ आगे बढ़ रहा है, संस्था आपके आगे बढ़ रही है, रुचि दिखा रहे हैं, तो ऐसे क्या मुद्दे हैं कि उनको देखते हुए आपको मैदान में उतरना पड़ा कि हाँ, अब हमें मोर्चा संभालना पड़ेगा? यानी कि उम्र के ऐसे पड़ाव में जब घर बैठ के आराम करना चाहिए, बच्चों को कमान सौंपनी चाहिए, लेकिन आप अब भी लगे हुए हैं। देखो,
यहाँ आने पर आपका हमारे एनजीओ की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और ये जो एनजीओ हमने बनाया है, ये बहुत सी समस्याओं को देख करके और सामाजिक जो कार्य थे उनमें सरकारी लोगों की बाधा होने की वजह से काम नहीं हुए। जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका है जी, पिछले 2 दशक से अभी तक यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है और हमने बहुत प्रयास किया है, बार बार हमने मुलाकात की है चेयरमैन से भी, सेक्रेटरी से भी, लेकिन वो असमर्थता दिखाते हैं कि ऊपर से प्रोजेक्ट आएगा बन के तब ये कार्य होंगे। कभी वो कह देते हैं आचार संहिता लगी उसके बाद टेंडर छूटेंगे। ना तो यहाँ लाइट की सुविधा है, स्ट्रीट लाइट की, ना यहाँ कूड़ा उठाने की बहुत अच्छी कोई इनकी प्लानिंग नहीं है। जब भी इनसे बात की जाती है तो कहते हैं हमारी गाड़ियाँ ख़राब हैं, तेल पेट्रोल पंप वाले नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं होती है, और सफाई का इतना बुरा हाल है, ना तो कर्मचारी सफाई ढंग से कर रहे हैं, ना इनके पास इतने ज़्यादा कर्मचारी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन को महेंद्रगढ़ की तरफ ध्यान देना चाहिए और एनजीओ जितनी भी समस्याएं हैं, सीवर की है, पानी की है, यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि पानी सीवर लाइन के साथ से लाइन डली हुई है और सीवर जो है लगभग ओवरफ्लो हो रहे हैं सारे, और सड़कों पर गंदा पानी बहता है, वही पानी सप्लाई के साथ जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से भी निवेदन करता हूँ, प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि महेंद्रगढ़ की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। और यहाँ के जो रोड हैं, यहाँ इन रोडों पे चलना बहुत ही कठिनाई का रास्ता है और आगे इन चीज़ों की तरफ हम आगे बढ़ कर के कार्य करेंगे और जो भी महेंद्रगढ़ की समस्या होगी, पूरे ज़िले की जो समस्या होगी, उसमें लोगों का सहयोग लेके आगे हम काम करेंगे। धन्यवाद। सर आपका परिचय और दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुकेश दीवान और इस एनजीओ से स्टार्ट से जुड़ा हूँ। इस एनजीओ का मैं संरक्षक हूँ और जितने हमारे साथी हैं, प्रधान जी हैं, रमेश वर्मा जी हैं, प्रदीप जी हैं, राहुल जी हैं, ये सब लोग हम मिलजुल के काम कर रहे हैं और सामाजिक रूप से हमने हमेशा काम किया है। सर आपसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से इन्होंने तमाम समस्याएं बताई, क्योंकि शुरुआत इन्होंने महेंद्रगढ़ से की है जहां से आपके एनजीओ की नींव रखी गई है, संस्था जहां से आपकी रनिंग में है। क्या समाधान है आपके एनजीओ के पास? आप कहते हैं कि हम हर मुद्दे को उठा रहे हैं, हर मुद्दे पर हम अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। समाधान क्या है? कैसे जो आप उस काम को सिरे चढ़वाते हैं? धन्यवाद प्रिंस लांबा जी, आपने बड़े अच्छे प्रश्न किए हैं। आपका चैनल भी काफ़ी सुप्रसिद्ध है और मुझे बड़ी खुशी की बात है मेरी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंचेगी। ये SBBD जनजागरण वेलफेयर फाउंडेशन है, एक अच्छे उद्देश्य से और इंडिया लेवल को पे किया है, न कि ये हमारे स्थानीय मुद्दों को कवर करने के लिए है, न स्टेट का है। हम ये चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी आवाज़ है, जो हमारा उद्देश्य हो जाए। हमने हर क्षेत्र के अंदर काम करने की कोशिश की है। हमने सभी क्षेत्र के अंदर काम करना चाहते हैं, चाहे बेशक से ये वुमन के बारे में सशक्तिकरण करना है, या भ्रूण हत्या के बारे में है, या सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं सरकार की भी, और उन बहुत सारी योजनाओं को आम जनता को पता ही नहीं है। तो हमने इसका जन जागरण नाम इसलिए रखा है कि लोगों को जागृत करें, उनको बताया जाए कि आपसे क्या नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कौन ऐसा अधिकारी है या कोई राजनीतिक है या कोई आपके बीच बिचौलिया है जो आपका लाभ से वंचित रह रहे हैं। तो CSC सेंटर में सरकार कहती हुई CSC सेंटर जाओ, आपको वहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी, काम हो जाएंगे। लेकिन CSC सेंटर पेमेंट होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हमारा जो जन जागरण का वेलफेयर फाउंडेशन है, ये एक आम गरीब लोगों के लिए वो कार्य करने के लिए तैयार है जो उनसे वो वंचित हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है उनकी,
सामूहिक समस्याएं हैं, जैसे एक समाज की समस्याएं हैं, शिक्षा के बारे के अंदर है, पर्यावरण के बारे में। आजकल AQI को बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्या 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 कारण है, सरकार ने क्या करना चाहिए, जनता के क्या दायित्व हैं, तो इन लोगों को जागरूक करना और इसके बारे में सरकार को भी ये कहना कि आप लोग ये हमें मदद करें, हम आपके सहायक हैं, कभी हम विरोधी नहीं हैं। ये नहीं कि पाड़ा डांट के अपोजिशन पार्टी के कहने से खड़े हैं, नहीं हम किसी प्रकार के लोभ लालच से हैं। हमारा सिर्फ एक शुद्ध सात्विक उद्देश्य है कि लोगों की भलाई की कार्य करना हर स्तर के ऊपर। इसके अंदर से बड़ा आज देखते जाने कि लोग, आज का यूथ है नशा की तरफ जा रहा है, पूरा पंजाब ख़त्म हो चुका। हमारे युवा भी अपने जो सांस्कृतिक धरोहर भूल करके ना आज मॉडर्नाइजेशन का करके नशा की प्रति आ रही है। तो उन लोगों को जागरूक करना कि नशा बहुत बुरी बात है, इसके अंदर से आप नहीं जाएं, और उनके बारे में सेमिनार करते हैं और बार बार में बताते भी हैं, लोगों के पास में ये पहुँचाते हैं। दूसरा इसका मुद्दा है, अभी बताया था आपके दीवान जी ने बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया था करप्शन का। कहीं भी चले जाओ, सारी सरकार दावा करती है कि हम करप्शन हटा देंगे, लेकिन क्या कारण है कि ये कैंसर की तरह जितना इलाज करो उतना बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये हमारे समाज के अंदर छोटे बच्चे लेके सभी के अंदर फैल चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी उस करप्शन का शिकार हुए, उसके बाद ही आपके मन में ये ललक आई है, ये लालसा जागी है कि हाँ अब तो इसका कुछ समाधान करना पड़ेगा, किसी न किसी को इसके बारे में कदम उठाना पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। जब आदमी के अनुभव होते हैं, अनुभूति होती है, या वो दूसरे साथ होता देखता है, तभी विचार उत्पन्न होते हैं। हमने 70 वर्ष की आयु के अंदर हूँ मैं, 1955 का जन्म है। मैंने रिटायरमेंट के बाद में चाहता तो एक अच्छा वकील भी बन सकता था, बहुत सारी कार्य भी कर सकता था, लेकिन हम उनको छोड़कर कहा कि हम इसने जन्म लिया है, भगवान ने दिया है, तो वो कार्य करें जो हम लोगों के लिए कर सकते हैं, सक्षम हैं। आज हमारे पास में रोटी रोजी के लिए सरकार पेंशन देती है, जो समय बचता है शेष कार्य, जैसे हम गौशाला के अंदर जाते हैं, गौ सेवा भी करते हैं, वो काम भी कर रहे हैं। साथ साथ के अंदर सबसे बड़ा कार्य तो हमारे वेलफेयर का है, क्यों वेलफेयर एक इतना बड़ा फील्ड है, क्षेत्र है, इसके अंदर जितना कार्य करें उतना कम है। स्पोर्ट्स के बारे में देखें तो हमारे बच्चे क्यों पिछड़ रहे हैं। आज पीछे आजकल प्रो कबड्डी चली हुई है, इसके अंदर क्या है कि जो हरियाणा का मूल खेल था, हम पिछड़ते जा रहे हैं। आज 3 नंबर उसके ऊपर है, लेकिन क्या है तमिलनाडु की जैसी जो वहाँ पर कबड्डी थी नहीं, आज वो फर्स्ट उसके ऊपर है। कि हमारे युवाओं को फिल्मों के अंदर, सीरियल देखने के अंदर, रील बनाने में तो है, लेकिन उनको एक दिशा निर्देश की जाए कि आप ग्राउंड के आएँ, काम करें, मेहनत करें, स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे निकालें। ऐसे ही हमारे जो वुमेंस हैं उनको भी इसके अंदर लाना पड़ेगा, बेटियों को भी इसके अंदर मेधावी बनाना पड़ेगा। एक ही उद्देश्य बनाते हैं जो भी जाते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ाओ और पढ़ लिख कर बड़ा नौकर बनाओ। किसी ने भी नहीं कहा कि एक मैं अच्छा उद्योगपति बनूँ, मेरी वजह से 10, 20, 150 आदमियों का काम चले। तो ये ऐसे मोटिवेशन का भी कार्य करता है हमारा वेलफेयर। और जो सरकार से सुविधाएं लेनी हैं और जो नहीं दे रहे हैं, बीच में काम करते हैं, करप्शन करते हैं, उनको भी हम रोकते हैं। हम पुलिस प्रशासन से भी सहायता लेते हैं, पुलिस प्रशासन का कार्य सरल करके देते हैं। जो GST की चोरी होती है, बहुत बड़ा मुद्दा है टैक्स चोरी का हमारे यहाँ। यदि टैक्स चोरी का मुद्दा नहीं हो तो ये 14%, 28% की GST की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ ईमानदारी से हो तो 4%, 8% GST से ही काम चल सकता है। लेकिन क्या है, इसमें अधिकारी भी नहीं चाहते, क्यों, उनको तनख्वाह से अधिक पैसा कहाँ से मिलेगा। वो सपोर्ट करते हैं इनको, दुकानदारों को, व्यापारियों को, छोटे बड़े लेवल को, और उनको आनंद आ जाता है, भाई ठीक है कुछ पैसे दे के काम कर लेंगे। तो जो मेन मुद्दा जो कलेक्शन होना है, फिर भी बहुत कुछ हो रहा है, वो नहीं है। ये आप हरियाणा के अंदर पीछे मैंने कल भी बताया था कि 70% BPL के अंदर हैं लोग। 70% एक तरफ तो कहते हैं कि हरियाणा के अंदर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पूरा स्टेट के अंदर 22 स्टेट के अंदर से हरियाणा आज आगे है। लेकिन ये क्या कारण है कि BPL के हमारी ज़्यादा क्यों है? ये सिर्फ क्या है कि जो करप्ट अधिकारी हैं, ले देकर इधर से वो बनाते हैं इनके BPL कार्ड। मैं कहता हूँ जो इस प्रकार के कार्य करता है, जो वोटर ID के अंदर छेड़छाड़ करता है, जो आपकी फैमिली ID के अंदर करता है, प्रॉपर्टी ID के अंदर करता है, इनकम को कम ज़्यादा छुपा के BPL में डालते हैं, जब तक अंकुश उन अधिकारियों भ्रष्ट पर नहीं लगेगा, उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक सुधार नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी सतह पर हो। पेमासद जो है बाबा भगवान दास जन जागरण वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम लोग मौजूद हैं। इनकी बातों का सार इतना सा है
कि हम हर मुद्दे पर जनता के साथ खड़े होते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, यानी कि जन जागरण जो इनके नाम में शामिल है संस्था के, उस तरीके से लोगों को जन जागृत करते हैं और उनको समाधान बताते हैं कि इस समस्या का किस तरीके से, किस रास्ते पर चलते हुए कैसे समाधान किया जा सकता है या फिर करवाया जा सकता है। सीधे तौर पर कहे तो लोगों को शिक्षित करके, जागरूक करके और जो है समस्याओं का समाधान यानी कि जड़ से निपटारा करने का प्रयास करते हैं। तो सर आपसे बातचीत करेंगे, जिस तरीके से तमाम मुद्दे बताए इन्होंने, एक दो मुद्दे और रह जाते हैं। हम अहिरवाल क्षेत्र में दक्षिण हरियाणा में मौजूद हैं, यहाँ पर खेलों का एक बड़ा मसला रहता है। आप लोग सामाजिक लोग हैं, समाज के अंदर रहते हैं, आपने भी ये चीज़ें नोटिस की होंगी, ऑब्जर्व की होंगी। इधर से आप आगे निकलिए, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, करनाल, खिलाड़ियों की भरमार है। हर घर में दो दो चार चार खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, बॉक्सिंग प्लेयर हैं, कबड्डी के प्लेयर हैं, जेवलिन प्लेयर हैं, मतलब दौड़ के प्लेयर हैं, हर खेल के खिलाड़ी आपको मिलेंगे, भरमार है। लेकिन इधर जब दादरी से इधर निकलते हैं, महेंद्रगढ़ साइड में रेवाड़ी की बात हो, गुड़गांवा की बात हो, इधर किसी भी एरिया की लगा लीजिए, खेलों में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कैसे देखते हैं आप? खेल नर्सरी की बात हो, स्टेडियम की बात हो, युवाओं को जागरूक करने की बात हो, क्या समाधान आपके पास है? किस तरीके से आप जो है इस जो है मैदान में भी आप काम कर रहे हैं? ये आगे चलकर हम काम करेंगे। ये जो कमियां हैं ना, ये सारी राजनेताओं की रही। जब तक पहले यहाँ के बच्चे बहुत नौकरी करते थे, फौज वगैरह में भी प्रसिद्ध थे, अहिरवाल में बहुत ज़्यादा नौकरियाँ होती थी। लेकिन अब चलकर जो ये राजनीतिक सिस्टम हो गया ना, इस वजह से यहाँ गवर्नमेंट वगैरह ध्यान नहीं देती या राजनेता वगैरह ध्यान नहीं देते। बच्चों को फंड मिलना चाहिए, बच्चों के लिए कॉलेज खुलने चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर खुलने चाहिए, इस तरह का, खासकर हमारे महेंद्रगढ़ साइड। तो आप क्या मान के चले, आपका जो बीबीडी जन जागरण वेलफेयर फाउंडेशन है वो इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के सामने, नेताओं के सामने अड़ने वाला है? हाँ, आगे हमारे जन जागरण की एक दिन मीटिंग हुई थी, उसमें हम एक बार इन सभी मुद्दों को जो है ना अपने मुख्यमंत्री जी से मिलकर, क्योंकि पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे वो ईमानदार तो थे, लेकिन उन्होंने जो है ना वो अफसरों की लगाम जो है ना वो छोड़ रखी थी और वो अफसर बेलगाम हो गए थे जी। अब हमें ऐसा लगा है कि अब जो सैनी साहब आए हैं उनकी छवि भी या उनका काम करने का तरीका जैसे कुछ दिनों में उन्हें दिखाया है, तो उनसे मिलकर इन सारी समस्याओं का हम बात करेंगे और जैसा भी वो करेंगे हम उन सरकार के साथ देंगे जी, ताकि इधर भी जो है ना बच्चों को सुविधा मिले, बच्चों को ट्रेनिंग मिले, बच्चों को जो है ना फंड मिले, ताकि वो अपनी मेहनत करके वो भी खेलों में जा सके। आपने अभी जिक्र किया कि जो काम नेताओं को करने चाहिए, जो काम सरकार को करने चाहिए, वो काम आप कर रहे हैं, यानी कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, नेता काम करवा नहीं रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको आगे आना चाहिए? नेता क्या लगता है आपकी बात मानेंगे, स्वीकार करेंगे, समस्याओं का समाधान करवाएंगे? नहीं, ऐसा है, हमें नेताओं की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम तो अपने लेवल पर बच्चों को भी करेंगे और अपर लेवल पर जैसे हमने बताया ना भाई, जिसका समाधान मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। ये जो पार्टी लेवल का काम है ना, कोई किसी को धोखा दे गया, कोई किसी को धोखा दे गया, तो इनकी आपस में या काट फास चल रही है, तो काट फास चल रही है तो ये आपस में नहीं होने देते जी। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, इनमें आपस में इतनी फूट है को यदि कोई गवर्नमेंट काम भी करना चाह रही है तो इस इलाके में काम नहीं करने दे रहे। सर आपसे जानना चाहूँगा, कहते हैं कि अक्सर जब कोई समाज सेवा में उतरता है, सामाजिक कार्यों में उतरता है, तो कहते हैं कि पैसे वाला होगा, क्योंकि सामाजिक कार्यों में बड़ा पैसा लगता है पानी की तरह। आप लोग कहीं जाएंगे, किसी को सम्मानित करना है, किसी खिलाड़ी का सम्मान करना है, कहीं बेटी को आपूजन और आप उसको भी बढ़ावा देंगे लिंगानुपात सुधारने के लिए, तमाम चीज़ें हैं। तो कहीं ये तो नहीं है कि जो बीबीडी जन जागरण वेलफेयर फाउंडेशन है, इनके सदस्यों के पास पैसा ज़्यादा हो रहा है? लामा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा। पैसे का जहाँ तक सवाल है, हम जितने भी सदस्य हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन करके, किसी भी लड़की की शादी है उसमें जो उसके ज़रूरत के सामान है या उसका कोई सहयोग करना है, तो सब मिल के हम आपस में करते हैं और कोई किसी से चंदा नहीं लेते और कोई किसी की पर्ची नहीं काट रहे। हम अपने लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन जितने हमारे सदस्य हैं वो करते हैं। रही बात खेल की, आपने बात की, तो यहाँ ना तो खेल के लिए कोई नर्सरियाँ हैं, ना कोई स्टेडियम ऐसे हैं
जहाँ बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल सके। और ना ही यहाँ ज़िले में जो हमारा ऑफिस है स्पोर्ट्स का, वहाँ भी कोच नहीं है, ना मेंदड़ में कोई कोच है। पहले 1992 में मेरे पास बॉक्सिंग की विंग थी यहाँ, और उस विंग में मेरे को सरकार के द्वारा कोच मिले हुए थे, और मैं स्टेट लेवल का यहाँ बॉक्सिंग का प्रोग्राम करवाया था, और उसमें सरकार का सहयोग रहा हमें, और यहाँ जितने भी अफसर रहे उनका सहयोग रहा, बहुत अच्छा माहौल था। अब यहाँ ना तो कोच हैं और ना कोई स्पोर्ट्स नर्सरी हैं जो बच्चों को गाइडलाइन देके और वहाँ उनको खिलाया जा सके। हमारे आज बच्चे क्यों पिछड़ रहे हैं? उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही है। हम ये बात, जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा, मुख्यमंत्री महोदय से मिलके और कोशिश करेंगे हम कि यहाँ खेल नर्सरी स्थापित करवाई जाए और यहाँ अच्छे से अच्छे कोच को यहाँ रखा जाए। राहुल जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपकी संस्था है, आपका एनजीओ है, लगातार काम कर रहे हैं, अगर कोई सदस्य आपके साथ जुड़ना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके साथ मिलकर इन कार्यों में रुचि दिखा रहा है, आपके साथ जो है मेहनत करना चाहता है, किस तरीके से जुड़ सकता है? कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? कैसे आपका सदस्य बन सकता है, मेंबर बन सकता है? सारी चीज़ें बताएं। सर प्रिंस भाई, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए और जनता को दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और मेरा एनजीओ के साथ जुड़ने का जो बड़ा कारण था कि सारे रिटायर्ड हैं, अपने अपने एक ईमानदार छवि से रिटायरमेंट हुए हैं, कभी किसी के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर लें शर्मा जी, तो इनके द्वारा मैं ये एनजीओ की स्थापना हम लोग सारे मिलकर कर पाए। और आपने कहा कि हमारा एनजीओ हमारा नहीं है, एनजीओ जनता का है, जनता के वेलफेयर के कामों के लिए बना हुआ है। और जुड़ने के लिए मैं कहता हूँ कि हमारी ऐप है SBBD NGO, प्ले स्टोर पे जाएंगे, SBBD NGO लिखेंगे और आ जाएगा जो एप्लीकेशन है। वेबसाइट की बात करूँ तो sbbd.ngo ना sbbdngo.in, अगर हम सर्च मारेंगे किसी भी गूगल पे या ब्राउज़र पे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। कोई अगर उसके ऊपर मेंबरशिप लेता है तो उसको आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मिलता है। और मिनिमम अगर मैं बात करूँ फीस भी हमने फ़िलहाल नहीं रख रखी है, कोई भी यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बात करें एनजीओ के कार्यों की, तो पहले भी मैं अपने स्तर पे, क्योंकि कुछ कहते हैं कि भाई काम तो हम सामाजिक तौर पर वैसे भी कर सकते हैं, कई बार क्या है कि हमें एक अच्छे ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। मैं पहले अकेला काम करता था, 10 से 12 जो हमारी बहनें हैं जो दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही थी, और वो केस भी उन्होंने कर रखा थानों में, लेकिन उनकी कहीं पे सुनवाई नहीं होती। 13 केस मैं जब उनके साथ जुड़ा, उनके पास गया तो उनका फैसला हुआ, उनको न्याय मिला, और वो आज वो राखी भी बांधती हैं मेरे। इतना अच्छा फैसला था। तब मैंने देखा कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि मैं मीडिया से, आपकी तरह मैं भी मीडिया से बिलोंग करता हूँ, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे एक दबाव था। जब मैंने देखा कि एक मीडिया होने के कारण कितना दबाव, तो एनजीओ में तो बहुत कुछ साथी हैं। उसी दौरान शर्मा जी जो हमसे मिले और ये पूरी टीम से मैं अवगत हो पाया और देखा तो इनकी छवि तो बहुत ज़बरदस्त थी। तो हम ये इस मैदान में कूद पड़े हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि अभी हमारा जो काम है वो जनता तक पहुंचे, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिनके साथ कोई भी नहीं है, उसके साथ हमारा एनजीओ मतलब कि पूरी तत्परता से खड़ा है, और हम लास्ट स्टेज तक लड़ेंगे उसके लिए। जी, ये वो तमाम लोग हैं जो लगातार सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि दिखाते हैं। यानी कि इन्होंने कह दिया, जो दीन दुखी है, जो गरीब लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो शोषित हैं, दबे कुचले लोग हैं, हम उनके साथ आखिर तक खड़े रहेंगे। एक बार अगर हाथ थाम लिया तो उसके बाद वो साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आप भी इस एनजीओ का, इस जो है संस्था का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपसे कोई चार्ज अब तक नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल मुफ्त में आप सदस्य बन सकते हैं। और साथ ही आपको आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा, यानी कि एक पहचान पत्र भी आपको एनजीओ की तरफ से मिलेगा। रजिस्टर्ड संस्था है। अगर आप इसका सदस्य बनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर इनकी एप्लीकेशन है SBBD NGO के नाम से, उसको डाउनलोड करके आप सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा भी अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो sbbdngo.in के नाम से इनकी वेबसाइट है, वहां पर जो इनके कार्यों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सदस्य भी बन सकते हैं। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी जो रिटायर्ड हैं ऑफिसर्स, विशेष करके एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रोफेसर्स हैं, उनके पास बहुत सारा समय है, या जुडिशरी से जो रिटायर्ड हैं,
जजेज वगैरह बड़े लेवल के आदमी जब हमारे इसमें क्षेत्र में हाथ देंगे, हमें सहयोग देंगे, तो निस्संदेह हम और ज़्यादा करेंगे। उनको अपना एक अनुभव होता है प्रशासन का, और प्रशासनिक अधिकारी जितने अधिक आएंगे तो उसमें आए, क्योंकि उन्होंने अपनी पारी खेल चुके होते हैं इस पड़ाव के अंदर। उम्र आगे पीढ़ी को वो सिर्फ मार्गदर्शक बने, संरक्षक बने तो बेहतर है। यानी कि हर डिपार्टमेंट के लोग अगर आपके पास होंगे तो आपको पास हर विभाग से संबंधित समस्या का समाधान भी होगा। हाँ, तो इस तरह हमारे पास में ना हर एक प्रकार की एक टीम हो जाएगी बैलेंस, जो कुछ इकोनॉमिक साइड से है, कोई साइंस से है, तो एक अच्छी टीम, जितनी टीम होगी ना, तो मैं ये आह्वान करता हूँ आपके चैनल के द्वारा, बहुत ही रेप्यूटेड चैनल है, कि लांबा साहब कि आए लोग निसंकोच भाव से, यदि उनमें जज्बात है कुछ करने का उस उम्र में, तो ये हमें भी कहता भी यदि आप अच्छे काम करोगे तो भगवान आपको पुनर्जन्म अच्छा मिलेगा। हम जो कुछ करना था कर लिया, जो गलत ही अच्छा किया, अब शेष जितना समय है तो क्यों नहीं हम समाज सेवा के अंदर आएँ, और आओ सब मिल करके हमसे हाथ मिलाएं और सभी जा करके बढ़ें और देश को भी आगे बढ़ाएं, उन्नति करें, समाज को आगे बढ़ाएं। ये मोटो है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये तमाम जो बुद्धिजीवी लोग, तमाम सामाजिक लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। श्री बाबा भगवान दास जन जागरण वेलफेयर फाउंडेशन के लोग हमारे साथ थे। सदस्य बनना चाहते तो हमने आपको तरीका बताया है, इनके कार्यों में भागीदारी निभाना चाहते हैं, आप भी जो है इनके साथ जुड़कर समाज सुधारक बनना चाहते हैं, समाज के मार्गदर्शक बनना चाहते हैं, तो इनके दरबार खुले हैं, इनकी बाहें खुली हैं, आप आ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।